वंदे मातरम का मतलब क्या है? वंदे मातरम का मतलब है मातृभूमि की वंदना। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। यह मातृभूमि की वंदना। वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं हैं। आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं, तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। हमारे एक ऊर्जा मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी AK शर्मा जी, उनके सामने व्यापारी लोग पहुंचे। उन्होंने कहा 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, व्यापार बर्बाद हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, हमको गर्मी में बिजली दे दो। मंत्री जी ने कहा जय श्री राम, बजरंग बली की जय, और गाड़ी में बैठ के चले गए। क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है कि आप नाकारे और निकम्मे हो जाइए और जनता को अंधेरे में रखिए, बिजली ना दीजिए? यह क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है? आप इस देश का सिर्फ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आप इस देश को सिर्फ नकली नारों के पीछे अपने आप को छिपाना चाहते हैं। वंदे मातरम देशभक्ति का नारा है। ऐसे में आपको लगता है कि बीजेपी और भी ज्यादा, पहले से ज्यादा ढीठ और पहले से ज्यादा, मैं कहूंगी, अहंकारी नजर आ रही है कि वो जो चाहेगी उस मुद्दे पे चर्चा होगी? इन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में, मैं तो कहता हूं, नाखून भी नहीं कटाया अपना, और अब ये चाहते हैं कि इनको पूरा देश मान ले कि भाई ये सबसे बड़े राष्ट्रभक्त थे और इन्होंने अपनी गर्दन कटा ली देश के लिए। आप देश के राष्ट्रगान को आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट कह रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? उसके बाद आप वंदे मातरम पे बहस करना चाह रहे हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश में यूं तो हजारों गम हैं, इंडिगो के क्राइसिस से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, महंगाई से लेकर, जहरीली हवा में सांस लेने को लोग मजबूर हैं, एक तरह का एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है। लेकिन जो देश के सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, जिनका काम ये है कि हमारे और आपके लिए नीतियां बनाएं, वो फिलहाल इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से वंदे मातरम, उसकी 150वीं सालगिरह है, और उस मौके पर नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा कि कुछ जो बंद हटा लिए गए वंदे मातरम की, उसकी वजह से जो विभाजनकारी एक सोच है वो पैदा हुई है लोगों के अंदर। लेकिन इसी बहाने हमें कुछ बहुत बेहतरीन भाषण सुनने को मिले, और ये भी सुनने को मिला कि देश में अभी भी ऐसे लोग हैं, विपक्ष के तमाम कमज़ोर होने के बावजूद भी, जो न सिर्फ के इतिहास की समझ रखते हैं बल्कि बहुत बेहतरीन तरीके से उसको सामने भी रखते हैं। हमने कई भाषण देखे, लेकिन उनमें मुझे लगता है कि अगर मुझे रेट करना पड़े तो बेहतरीन भाषणों में से एक संजय सिंह का भाषण था। आम आदमी पार्टी छोटी है लेकिन उसकी आवाज़ काफ़ी बड़ी है संसद में। संजय जी जब बोलते हैं तो लोग ठहर के सुनते हैं, देश ठहर के सुनता है। संजय जी, बहुत शानदार भाषण के लिए पहली बात तो आपको बधाई। मैं ये भी पूछूंगी कि आपने भाषण लिखा, कितनी तैयारी की, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आपने जो उसमें बातें कही हैं उनमें एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक ब्लैंकेट तरीके से बात आपने कह दी कि वो लोग जो मातृभूमि को बेच रहे हैं, उन लोगों को मातृभूमि के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। पूरा जो राष्ट्रवाद का और राष्ट्र प्रेम का जो पूरा एक दावा है, एक झटके में आपने भाजपा के हलक से छीन लिया। आरफा जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मैंने जो भी बातें कही हैं वो पूरे तथ्य के साथ कही हैं, प्रमाण के साथ कही हैं। और कल बहुत अच्छा ये हुआ कि गृह मंत्री साहब ने और JP नड्डा साहब ने कहा कि जो भी आप बात बोलिए उसको रिकॉर्ड पे लेके आइए। तो मैंने सारे कागजात पार्लियामेंट में जमा कर दिए और सारी बातें रिकॉर्ड पे आ गई। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये जो स्पीच तैयार करने का होता है उसमें हमारी रिसर्च की टीम भी काम करती है, मैं भी अपनी ओर से कुछ फीडबैक देता हूं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिली जिसमें मुझे लगा कि भाई वंदे मातरम से इनका क्या लेना देना है। इन लोगों ने राष्ट्रगान का विरोध किया, इन लोगों ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध किया, इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, और इतना ही नहीं, 52 साल तक RSS के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। और जिन 3 लड़कों ने तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की उनके ऊपर इन लोगों ने FIR दर्ज कराई और 13 साल तक मुकदमा लड़ा। तो ये RSS की और BJP के पुरखों की सच्चाई है
तो मैंने सदन के अंदर वही कहा कि भाई आपने ऑर्गेनाइजर अखबार में 28 दिसंबर 1949 को एक लेख लिखा जिसमें आपने कहा कि जन गण मन यानी कि देश का राष्ट्रगान जो है वो राष्ट्रगान आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। ये इनके ऑर्गेनाइजर अखबार में लिखा हुआ है। आप देश के राष्ट्रगान को आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट कह रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? उसके बाद आप वंदे मातरम पे बहस करना चाह रहे हैं। देश के राष्ट्रीय गीत पे कोई बहस नहीं है। ठीक है, हम लोग वंदे मातरम पे 10 घंटे नहीं 10 दिन बहस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या लाल किले के पास हुए आतंकी हमले पे बहस करना जरूरी नहीं? क्या दिल्ली जो आज जहरीली हवा बर्दाश्त कर रही है उस पे बातचीत करना जरूरी नहीं, जहां पे AQI 800 से भी ज्यादा कई बार जा चुका? क्या इस देश में खाद की एक बोरी के लिए जो किसान लाइन में लग के मर रहा है उस पे बात करना जरूरी नहीं? बेरोजगारी के कारण जो नौजवान आत्महत्या कर रहा है या इंडिगो का इतना बड़ा क्राइसिस आया, ये सारे मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो बात हुई, आप जिद किए हुए आप ये साबित करना चाहते हैं कि दूसरे लोग जो है वो देशद्रोही हैं और आप सबसे बड़े देशभक्त हैं। दरअसल बीजेपी की कुंठा क्या है? इनके जो पुरखे हैं आरफा जी, उनका देश के आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं। इसलिए कभी ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पीछे खड़े हो जाते हैं, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पीछे खड़े हो जाते हैं, कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पीछे खड़े हो जाते हैं। आप सोचिए, जिनके पुरखों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, उनकी हत्या की साजिश रची, वो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करते हैं। तो ये बीजेपी की एक कुंठा है कि उनका कोई देश की आजादी के आंदोलन में योगदान नहीं है। और मैंने तो वो चिट्ठी भी पढ़ के सुनाई जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अंग्रेज गवर्नर को लिखी थी, और उस चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पे लिखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन कुचल देना चाहिए। तो ऐसे लोग जब देशभक्ति की बात करते हैं तो शर्म आती है। 1 रुपए में आप 1050 एकड़ जमीन अडानी को बेच दे रहे हैं, 1 रुपए में, जिसमें 10 लाख पेड़ आम और लीची के लगे हों, और आप बात कर रहे हैं कि आप वंदे मातरम का मतलब क्या है? मातृभूमि की वंदना। तो मातृभूमि की वंदना आप मातृभूमि को बेच के कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस मुद्दे पे आती हूँ, और ये एक स्लोगन की तरह भी आपने इसको इस्तेमाल किया। मुझे नहीं पता कि ऑपोजिशन के कितने लोग हैं जो इस स्लोगन को, क्योंकि देखिए ये पूरी जो भाषा है, राजनीतिक भाषा आज के दौर में वो एक नारेबाजी की भाषा हो गई है। अगर आप बहुत कोई बारीक नुआंस्ड पॉइंट अगर रखना चाहें तो वो शायद पूरी तरीके से मिस हो जाएगा। लेकिन ये सेशन हुआ बिहार चुनाव की बहुत ही ज़बरदस्त हार के बाद ऑपोजिशन की, और बीजेपी की, एक बार मैं फिर से कहूँगी, मोदी मोदी जिस तरह से पूरे उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, और मोदी जो हैं वो अजेय हैं, उनको हराया नहीं जा सकता, इनविंसिबल हैं। ऐसे में आपको लगता है कि बीजेपी और भी ज़्यादा, पहले से ज़्यादा ढीठ और पहले से ज़्यादा, मैं कहूँगी, अहंकारी नज़र आ रही है कि वो जो चाहेगी उस मुद्दे पे चर्चा होगी, विपक्ष का पूरा जो विषय है उनके, या जिस मुद्दे पे वो सरकार को घेर सकते हैं, यानी 1937 की बात तो यहाँ हो रही है, लेकिन 2025 की बात नहीं हो रही है। तो ये तय करना अपने आप में ये भी तो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है। देखिए ये क्यों हो रहा है अल्फा जी? इसको कभी सोचा लोगों ने? भाई हमको एक अपने उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का मामला याद आया। व्यापारियों ने उनको घेर लिया, उन्होंने कहा साहब 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, हमारा व्यापार बर्बाद हो रहा है, हमारे बच्चे रो रहे हैं, गर्मी बहुत है, कृपा करके कुछ कीजिए, बिजली लाइए। उनका जय श्री राम, बजरंग बली की जय, और गाड़ी में बैठ के चले गए। तो क्या भैया आपको भगवान श्री राम ने कहा है कि तुम निकम्मे हो जाओ, नाकारा हो जाओ, अपनी जनता की खुशहाली की चिंता ना करो, उनको बिजली ना दो, उनको अंधेरे में रखो? ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं। बीजेपी यही काम कर रही है। असली मुद्दों पे बातचीत ना हो, इसलिए ये ऐसे मुद्दे लेके आते हैं जिसमें दूसरों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश करते हैं और खुद को सबसे बड़े राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त साबित करने की कोशिश करते हैं। जबकि मामला कुल मिला के उल्टा है। इन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में, मैं तो कहता हूं, नाखून भी नहीं कटाया अपना, और अब ये चाहते हैं कि इनको पूरा देश मान ले कि भाई ये सबसे बड़े राष्ट्रभक्त थे और इन्होंने अपनी गर्दन कटा ली देश के लिए। तो ये चीज, ये अपने गुनाहों, बेरोजगारी पे बात ना हो, खाद की बोरी के लिए किसान मर रहा है उस पे बात ना हो, देश में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं उस पे बातचीत ना हो, दिल्ली में जहरीली हवा के बारे में बातचीत ना हो। तो इन तमाम समस्याओं से ध्यान हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
क्या आप कोई ऐसा मुद्दा लेके आइए जिसपे सब, अच्छा गोदी मीडिया को भी इन्हीं चीजों में मजा आता है। हम्म। मैं तो पूछना चाहता हूँ, मोदी जी से भी पूछना चाहता हूँ और इस देश के गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूँ, लेकिन इस संजय जी, देश अगर में जो लोग आप संस्कृत नहीं जानते, हम्म। जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 10-10 घंटे मजदूरी करते हैं, क्या वो देशभक्त नहीं है? जिनको संस्कृत नहीं आती, जो वंदे मातरम नहीं कह सकते, वो देशभक्त नहीं है? वो तो अडानी से ज्यादा बड़े देशभक्त हैं। अडानी देश को लूट रहा है, वो देश के लिए श्रम कर रहे हैं। वो विजय माल्या से ज्यादा बड़े देशभक्त हैं, नीरव मोदी से ज्यादा बड़े देशभक्त हैं, वो ललित मोदी से ज्यादा बड़े देशभक्त हैं, क्योंकि ये देश की बैंकों को लूट रहे हैं और वो अपने श्रम से कमाया हुआ पैसा देश की बैंकों में जमा कर रहे हैं। तो आप ये क्या साबित करना चाहते हैं भाई? लेकिन और इसके अलावा आप कांग्रेस पार्टी से नहीं है संजय जी, लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक सोच भी है, और साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और उस वक्त जाहिर है आम आदमी पार्टी भी नहीं हुआ करती थी। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने, जिसको सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसके प्लैंक ज़मीन उसके नीचे से निकाल ली गई है, और वो लोग, चाहे संघ के लोग हों या भाजपा के लोग हों, जिन्होंने मनोरंजन उसको कहा, कैसे वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी बन गए? कैसे हो पा रहा है ये? राष्ट्रगान को इन्होंने आइटम ऑफ मनोरंजन कहा, जनगण मन को इन्होंने आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट कहा। लेकिन ये हुआ इसलिए कि देखिए, लोकतंत्र के अंदर पक्ष भी है और विपक्ष भी है। आपकी ताकत भले कम हो सकती है, लेकिन आवाज उठाने का काम निरंतर जारी रखना होगा, आपको बोलना होगा। आप ये कल्पना कीजिए कि 190 साल तक इस देश में अंग्रेजों का शासन रहा। उस समय शहीद आजम भगत सिंह जी तो किसी संसदीय क्षेत्र के सांसद नहीं थे। उस समय सुखदेव, राजगुरु, शहीद अशफाक उल्लाह, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लहड़ी, ये जो भारत के क्रांतिकारी थे, ये तो विधायक नहीं थे कहीं के। अगर वो ये सोच लेते कि भाई जब हम विधायक सांसद बनेंगे, जब हमारे पास पर्याप्त संसाधन होंगे, तभी हम बोलेंगे। गांधी जी तो कोई केंद्रीय मंत्री नहीं थे, और बाबा साहब ने जो तालाब में पानी पीने की लड़ाई लड़ी, तो उनके पास तो कोई इतना बड़ा संसाधन नहीं था। तो आज के विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि भले ही वो जीतते जा रहे हैं चुनाव, छोड़ दीजिए, लेकिन चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं है कि संविधान के खिलाफ ये काम करेंगे। चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे लोगों को देशद्रोही कहेंगे। चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं है कि देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे ध्यान हटाएंगे। चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं है कि ये तानाशाही देश के ऊपर चलाएंगे। ये चुनाव जीतने का मतलब नहीं है। तो बहुत बड़ी इसमें बात कहीं ना आपने कहीं विपक्ष को और सक्रियता के साथ अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए और ये बताना चाहिए कि जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आप नाम लेते हैं, मोदी जी, उन्होंने तो आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, और जब बैन हटाया था तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि आप इस देश के राष्ट्रीय ध्वज को अपना ध्वज मानेंगे। इसका मतलब आप देश के तिरंगे को भी अपना झंडा नहीं मानते थे। यह साबित होता है। इनकी शाखा में आपने कभी तिरंगा झंडा नहीं देखा होगा, इनके गान में कभी आपने वंदे मातरम नहीं सुना होगा। तो अब ऐसे लोग अगर फर्जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो उनकी बात को हम जैसे लोग तो नहीं सुन सकते, क्योंकि संजय हमने जी, ये तो सड़क की भी लड़ाई लड़ी और सदन की भी लड़ाई लड़ी। आपने बहुत ही शानदार बात कही है, और मुझे इस बात को लेकर एक तरह से वो दर्शक खासकर जो कि विपक्ष के वोटर रहे हैं, वो ये समझ रहे थे कि शायद बिहार के चुनाव के बाद डीमोरलाइज्ड हो जाएगा, एक तरह से मैं कहूँगी हौसला टूट जाएगा विपक्ष का। लेकिन आपकी भाषा से तो इस तरह का एहसास नहीं हो रहा है कि चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं है कि पूरा एक जो राष्ट्रीय विमर्श है उस पर भाजपा का कब्जा हो जाएगा। लेकिन प्लान क्या है आपका? भी देखिए, आज की तारीख में भी मैंने कहा कि जो बहुत ही अर्जेंट और इमरजेंसी वाले इश्यूज हैं जिनको आज टैकल करना जरूरी है, उस पर 10-10 घंटे, दूसरे मुद्दों पर 100 साल से ज्यादा पुराने मुद्दों पर, 150 साल पुराने मुद्दे पर बातचीत हो रही है, और राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का इम्तिहान लिया जा रहा है। वो भी विपक्ष से लिया जा रहा है, भारत के मुसलमानों से लिया जा रहा है, ईसाइयों से लिया जा रहा है, और वो लोग जिनकी आज़ादी की लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया उन्होंने, उनको जो है सीधे तौर पे फ्री पास मिल रहा है। ऐसे में विपक्ष के पास संसद में तो ऑप्शन कम है, लेकिन सड़क पर क्या ऑप्शन है आपके पास? कि सड़क पर ही ज्यादा ऑप्शन है। संसद में भी ऑप्शन है, सड़क पे भी ऑप्शन है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी।
तो सड़क को जिंदा रखना होगा और सदन को भी जिंदा रखना होगा। सदन में आप अपने जो जनता के मुद्दे हैं उसको मजबूती से उठाइए, जिससे लोगों तक आपकी बात पहुंचे, नंबर एक। और नंबर दो, सड़क पर जनता के मुद्दों के लिए आंदोलन कीजिए, जिससे सरकार निरंकुश ना होने पाए। भाई, इस देश में 75 में आपातकाल लगा, उसके खिलाफ लड़े ना लोग, जेल गए ना, उसके बाद आपातकाल खत्म हुआ। तो अगर आज मोदी की तानाशाही से लोग परेशान हैं, तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। लड़ाई आपकी लंबी हो सकती है, हो सकता है आपको कुछ मुकदमे झेलने पड़े, हो सकता है आपको जेल जाना पड़े, हो सकता है आपके पीछे ईडी सीबीआई छोड़ दी जाए, हो सकता है आपको तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खामोश हो जाएंगे, चुपचाप घर में बैठ जाएंगे। फिर आपकी देशभक्ति कहां है? फिर आपकी देश के प्रति जिम्मेदारी कहां है? फिर तो आप भी सिर्फ इस ताक में है कि भाई जब चुनाव जीतेंगे तभी कुछ करेंगे। तो बिल्कुल इस देश में जो किसान यूनियन है, जो किसानों के लिए लड़ते हैं, जो मजदूर संगठन है, जो मजदूरों के लिए लड़ते हैं, तो वो सब सारे संगठन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे तो एमपी विधायक है नहीं, वो तो लड़ रहे हैं ना अपने हक के लिए। सही बात। ये संजय जो जी, एक छात्र बात संगठन है, तमाम छात्र संगठन विश्वविद्यालयों में लड़ रहे हैं। आप बताइए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गया था आरफा जी, वहां पे फैज अहमद फैज की स्मृति में बच्चे कार्यक्रम करना चाहते थे, इसकी एक एप्लीकेशन उन्होंने लगाई, इसके कारण से उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब फैज अहमद फैज जो पाकिस्तान की तानाशाही के खिलाफ लड़ते थे, उनकी याद में एक कार्यक्रम अगर कोई हिंदुस्तान में करना चाहे जो जो पाकिस्तान की तानाशाही के खिलाफ लड़ते थे, तो आप बच्चों को सस्पेंड कर दे रहे हैं। इसका मतलब आप तानाशाही का समर्थन करते हैं, आप पाकिस्तान की भी तानाशाही का समर्थन करते हैं। तो कोई न सोच है, न समझ है, बस खाली लोगों को आरोपित करना लेकिन है। संजय जी, अब यहाँ पे सवाल लोगों की मेरा, देशभक्ति जी पे हाँ, सवाल सवाल उठाना करना, है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमने पिछले दिनों में देखा आपकी पॉलिटिकल पार्टी में, सिर्फ दिल्ली का अगर जिक्र कर लूँ, कि जो एक नकली यमुना बनाई गई, इसको मैं बेहतरीन एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि विपक्ष अगर चाहे तो वाकई सरकार को बैकफुट पे ला सकता है। आप ही के मंत्री, आप ही की पार्टी ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि नरेंद्र मोदी को अपने छठ के स्नान का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। लेकिन ये लेकिन उसी छोटी तरह, घटना नहीं है, नहीं मैं कह रही हूँ उसी ये तरह की छोटी पहल, घटना नहीं है आरफा जी, नहीं ये बड़ी घटना है, लेकिन ये मेरा छोटी सवाल घटना पूरा, नहीं है। ये आपने जो बात कही, यही इस बात का उदाहरण है, जो इससे पहले आपने सवाल पूछा था कि अगर विपक्ष सजग रहे तो फिर क्या मजाल है सरकार की जबरदस्ती कर लेंगे। सौरभ भारद्वाज जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मौके पे गए, उन्होंने दूर से वीडियो बनाया, क्योंकि वहां जाने के लिए भी इजाजत नहीं थी, और वो वीडियो घर घर पहुंच गया, वो वीडियो एक एक मोबाइल में पहुंच गया, वो वीडियो मजबूरी में जो गोदी मीडिया के लोग हैं उनको भी दिखाना पड़ा, और जो गुणगान करने के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा उन चैनलों का, जो गुणगान करने के लिए रेखा गुप्ता को लेके वहां पहुंचे थे कि अरे रे आपने तो बड़ा स्वच्छ कर दिया यमुना, आपने बिल्कुल क्रांति ला दी, वो सारे इंटरव्यू बंद हो गए। सिर्फ एक सौरभ भारद्वाज के, आप कह लीजिए उसको स्टिंग ऑपरेशन कह लीजिए या जो भी आप कह लीजिए, उनके खुलासे से सबके सब बैकफुट पे चले गए। तो इसका मतलब वो इम्पैक्ट की पॉलिटिक्स थी, नहीं बिल्कुल सही बात, लेकिन वही मैं कह रही हूँ, वो ऐसी पहल और एक ऐसी कोशिश हमें बाकी मुद्दों पर नहीं दिख रही है। जैसे कि इस वक्त प्रदूषण का जो मसला है वो एक नेशनल इमरजेंसी होना चाहिए। दिल्ली शहर एक मरता हुआ शहर बन चुका है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि जो पहल इस यमुना के मुद्दे पर देखी गई, उस तरह से पोल्यूशन के मुद्दे पर आपकी पार्टी उस तरह से देखिए, आगे नहीं हमारी आई है। पार्टी, अरफा जी, हमारी पार्टी ने बुलडोजर के सवाल पे जंतर मंतर पे धरना किया, आंदोलन किया, पॉल्यूशन के सवाल को हम लोग लगातार उठा रहे हैं, यमुना के सवाल को हमने उठाया, हमने बच्चों की फीस 80% दिल्ली में बढ़ाई गई उसका सवाल उठाया, बिजली कटौती का सवाल उठाया, मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जाने का सवाल उठाया। तो 10 महीने में इन्होंने दिल्ली का तो बेड़ा गर्क कर दिया। आज दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। तो ये श्रेय किसको जाता है? मोदी जी को, रेखा गुप्ता जी को, एलजी साहब को और इनकी एमसीडी को। तो कोई ध्यान नहीं देना है, सिर्फ लोगों को आरोपित करना है। और कि कोशिश इससे ज्यादा होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि कोशिश इससे ज्यादा होनी चाहिए। बात सही है, हाँ, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के तौर पे इस बात को कह सकता हूं कि हमसे जहां प्रयास होता है हम पीछे नहीं रहते, कोशिश करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा और उदाहरण दे दूं। अभी पिछले दिनों मैं रामपुर गया था, वहां पे एक 80 साल की बूढ़ी महिला के खिलाफ, नूर जहां उनका नाम है, उनके खिलाफ डीएम ने एफआईआर कर ली।
अब वो एफआईआर क्यों की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चुनाव आयोग कहता है कि आप अपने बच्चों का फॉर्म अगर भर रहे हैं तो उसमें आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं और आपको अपना संबंध लिखना पड़ेगा, यानी कि आपका बेटा है तो आप लिख दीजिए कि माँ है, अगर पिता साइन कर रहा है तो लिख देगा पिता है। तो नूरजहां जी ने उन्होंने फॉर्म भरा अपने 2 बच्चों का जो कुवैत में रहते हैं, और फॉर्म भरने के बाद दस्तखत किया, लिखा माता। इस अपराध में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और कहने लगे वो कुवैत का नागरिक है, इनके दो के दोनों लड़के कुवैत के नागरिक हैं, इसलिए इन्होंने अपने बच्चों का फॉर्म गलत भरा। अब कुवैत एक ऐसा देश है जो किसी को नागरिकता देता ही नहीं, और उनके बच्चे जो है वो हिंदुस्तान में 2003 से वोटर हैं। लेकिन सब लोग खामोश थे। मैं वहां पे गया, मैंने उनसे मुलाकात की, इस मुद्दे को मीडिया में उठाया। अब शायद उस पे लग रहा है कि कार्रवाई होगी। वही संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहना चाहती हूँ हमेशा कि सरकार के बहुत कुछ कर लेने से लोकतंत्र की नहीं मरेगा, हत्या नहीं होगी, जब तक विपक्ष जो है वो सीधे तौर पे खड़ा रहेगा। और उसमें मैं अपनी भी जिम्मेदारी एक पत्रकार के तौर पर पूरी तरीके से देखती हूँ कि लोकतंत्र की संपूर्ण हत्या तभी होगी जब विपक्ष खत्म हो जाएगा, अपनी जिम्मेदारी भूल जाएगा, जब पत्रकार अपनी जिम्मेदारी भूल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। आप एक लाइन के साथ ये बात खत्म करूंगा मैं अपनी, कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो अगर आप जिंदा हैं तो अपने जिंदा होने का सबूत तो दीजिए, बिल्कुल, और कुछ बेहतर अगर दुनिया में हो सकता है तो उसको करने के लिए काम कीजिए। जरूर। शुक्रिया संजय जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।